दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि कश्मीर कैसे ब्राह्मणों के लिए नर्क बन गया और मिथिला कैसे ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग बन गया। दोस्तों कश्मीर में भी इस्लामिक रूल आया और मिथिला में भी इस्लामिक रूल आया, फिर भी दोस्तों कश्मीर ब्राह्मणों के लिए नर्क बन गया और मिथिला ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग बन गया। दोस्तों कश्मीर और मिथिला ने हमेशा दोस्तों इस्लामिक रूल एक्सपीरियंस किया, फिर भी दोस्तों इन लोगों में तो इतना अंतर क्यों है। दोस्तों कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना धर्मांतरण करना पड़ा और आपको मिथिला में वो शासक बन गए। दोस्तों कश्मीर और मिथिला दोनों दोस्तों भारत का क्षेत्र है दोस्तों, और कश्मीर विवादित क्षेत्र और मिथिला दोस्तों उतना विवादित क्षेत्र नहीं है। विवादित क्षेत्र अगर मिथिला है तो आपको भारत और नेपाल के बीच में है और दोनों के बीच में भौगोलिक की संधि है, उसके बाद कोई भी लड़ाई नहीं है। दोस्तों कश्मीर जो आज दिखता है दोस्तों, पहले कश्मीर उतना बड़ा नहीं हुआ, कश्मीर उससे भी बड़ा हुआ करता। कश्मीर में आपको आज का कश्मीर मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट आपको जो पाकिस्तान में है, जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़, रंबन और धोधा, इस तरह के क्षेत्र में दोस्तों आया करते थे। और दोस्तों मानिए आप 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्र आपको कश्मीर हुआ करती थी, लेकिन कश्मीर अब छोटा हो चुका है। कश्मीर में मुजफ्फराबाद नहीं है, आपको पूंछ, राजौरी तो नहीं है दोस्तों, और आपको किश्तवाड़, रंबन और धोधा भी दोस्तों नहीं है। और मिथिला भी दोस्तों बहुत छोटा नहीं हुआ करता था। मिथिला दोस्तों 3 भाग में हम बांट सकते हैं, एक है आपको उत्तरी मिथिला, एक है आपको पश्चिमी मिथिला और एक है आपको पूर्वी मिथिला। पश्चिमी मिथिला का मतलब है आपको बेगूसराय, खगड़िया, आपको दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और मध्य प्रोविंस। दोनों का अगर आप एरिया देखिएगा दोस्तों, तो दोनों का एरिया आपको 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब, मतलब 39,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब दोनों दोस्तों क्षेत्र होता है। मतलब आपको वेस्टर्न मिथिला और नॉर्दर्न मिथिला और आपको कश्मीर के बीच में हम तुलना करेंगे। ईस्टर्न मिथिला की कहानी थोड़ा सा अलग है दोस्तों। ईस्टर्न मिथिला को दोस्तों हम कोसी के क्षेत्र के तौर पर दोस्तों देखते हैं। दोस्तों कश्मीर और मिथिला दोनों में आजू बाजू ही आपको इस्लामिक रूल आ चुका था दोस्तों। 1320 में कश्मीर में आपको इस्लामिक रूल आ चुका था, जब वहाँ के राजा को हटा करके रिंचन राजा बना, जो कि बाद में कन्वर्ट हो गया था। और आपको मिथिला में इस्लामिक रूल आया 1325 में, जब गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों आक्रमण करता है मिथिला पे। और मिथिला के राजा हरसिंह देव करते क्या है, ये आपको नेपाल की तरफ चले जाते हैं, और नेपाल की तरफ जाने के बाद उनकी पूरी फैमिली चले जाती है, और वो सिमरौनगढ़ जो कि आपको मिथिला का कैपिटल हुआ करता था उसको छोड़ देते हैं और नेपाल में जाकर यहाँ पे आपको राजा बनते हैं कामेश्वर ठाकुर। दोस्तों रिंचन भी आपको जो राजा हुआ करते थे कश्मीर के, उसके अंदर एक आपको मिनिस्टर हुआ करते थे। और कामेश्वर ठाकुर भी दोस्तों कश्मीर के मतलब मिथिला के राजा के अंदर मिनिस्टर हुआ करते थे दोस्तों। और हुआ क्या, कश्मीर में जब अटैक हुआ मंगोलों का, तो मंगोलों ने कश्मीर के राजा को कहा कितना पैसा दे दीजिए, हम आपको, हिंदू राजा हुआ करते थे, हम आपको छोड़ देंगे, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। तो राजा ने दे दिया पैसा, और यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई दोस्तों। मंगोलों ने सोचा क्या कि अगर दलूचा नाम का मंगोल थे कि इनके पास बस हम इनको धमकी देने से इतना पैसा दे रहे हैं, अगर हम जीतेंगे तो बहुत पैसा आएगा, और राजा फिर बाद में भाग भी जाते हैं दोस्तों। तो होता क्या कि रिंचन और आपको रानी और आपको शाहमीर तीनों ने मिलकर कश्मीर को बचाया दोनों दोस्तों। तो कश्मीर में रिंचन का शासन आ गया दोस्तों। और मिथिला में क्या हुआ, जब कामेश्वर ठाकुर पे अटैक हुआ आपको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, तो कामेश्वर ठाकुर ने अपने आप, मतलब कामेश्वर ठाकुर नहीं, हरसिंह देव जो कि राजा हुआ करते थे, तो वो करते क्या कि नेपाल चले जाते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जो आपको सिमरौनगढ़ पहुंचता है, आपको मतलब पटना से सिमरौनगढ़ पहुंचता है, जो कि नेपाल में आपको क्षेत्र पड़ता है, तो वो देखता है उसमें पहले बहुत जंगल हुआ करता था। वो देखता है कि यहाँ पर रूल करना आसान नहीं है, और उसको दिल्ली भी लौटना होता है, क्योंकि दिल्ली में विवाद छिड़ गया होता है दोस्तों सत्ता को लेकर के। तो वो करता क्या है कि फिर बाद में दिल्ली जाने के बाद उसकी मृत्यु ही हो जाती है। तो वो करता क्या है कि मिथिला के राजा के पास जाता है और मिथिला का राजा को तो मिलता नहीं है, तो वो कामेश्वर ठाकुर को राजा जो मिनिस्टर को बना देता है, जो कि ओनिया डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं 1325 में। और 1325 में हमला होता है मिथिला में, आप कश्मीर में आपको 1320 में इस्लामिक रूल स्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पे कामेश्वर ठाकुर को अपना एक वैसाल स्टेट मतलब सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करवा के दोस्तों, और मिथिला को भी अपने अंदर रूल के अंदर ले लेता है दोस्तों। मतलब मिथिला आपको इस्लामिक रूल के अंदर 1325 में आया, और आपको कश्मीर 1320 में आया। कश्मीर के राजा आपको रिंचन बने, जो कि बुद्धिस्ट थे, बाद में मुस्लिम बन गए। और कामेश्वर ठाकुर यहाँ पे आपको, जो कि मिथिला का राजा ब्राह्मण थे दोस्तों। किसी कारण से दोस्तों कि मिथिला में ये अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों। कश्मीर में दोस्तों बुद्धिज्म के खिलाफ दोस्तों एक अलग सेंटीमेंट है। बुद्धिज्म को लोग पसंद नहीं किया करते थे, सैविज्म को लोग पसंद किया करते थे। और मिथिला में क्या था दोस्तों कि बुद्धिज्म को लोग पसंद नहीं किया करते थे, और यहाँ पे भी दोस्तों मतलब सैविज्म नहीं, यहाँ पे दोस्तों शक्तिवाद करके हुआ करता था दोस्तों। ये दोस्तों मिथिला कभी भी आपको सैविज्म की धरती नहीं रही हुई है। सैविज्म की धरती आपको नेपाल रही हुई है
दोस्तों कश्मीर मिथिला के बीच में इस्लामिक रूल एक्सपीरियंस का अंतर मात्र 5 साल है। 1320 में आपको कश्मीर में इस्लामिक रूल एक्सपीरियंस हुआ और 1325 में आपको मिथिला में एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है दोस्तों, अब ये कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। तो आगे कहानी होती है कि कश्मीर में जो इस्लामिक रूल एक्सपीरियंस हुआ था रिंचन, तो रिंचन जो शुरुआत में थे आपको हिंदू कल्चर को और हिंदू लोगों को काफ़ी इज्जत दिया करते थे और उनका अधिकतर टाइम दोस्तों जो कि राजा हुआ करते थे सुहादेव करके शायद, तो उनके फैमिली मैन के साथ ही आपको विवाद सुलझाने में उनका समय ख़त्म हो गया दोस्तों। और लंबे समय तक ये डायनेस्टी चला नहीं, 1320 से 1350 के करीबी दोस्तों चल पाया, उतना नहीं चल पाया, तो 20-30 साल चल पाया दोस्तों डायनेस्टी। उसके बाद दोस्तों फिर बाद में कुछ दिन के लिए हिंदू रूल एस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे इस्लामिक रूल एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था दोस्तों। और मिथिला में क्या था, कामेश्वर ठाकुर बहुत मतलब पृष्ठ किस्म के इंसान थे, मतलब ज्ञानी किस्म के इंसान थे, वो लड़ाई वड़ाई उतना करते नहीं थे। और मिथिला भी दोस्तों आराम से दिल्ली सल्तनत के अंदर आराम से चल रहा था दोस्तों तुगलक के अंदर, और आपको मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी उतना दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों। मिथिला उसमें बहुत जंगल हुआ करता था, लोग यहाँ पे आया भी नहीं करते थे और यहाँ पे रूल करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, इसलिए आपको मतलब सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करा के दोस्तों छोड़ दिया गया था। और कश्मीर में दोस्तों क्या हुआ कि कश्मीर में भी ज्योग्राफी खराब था वहाँ पे बाहरी लोगों के लिए, तो कश्मीर में क्या हुआ कि जो वहाँ पे भी बाहरी लोग का शासन उतना देर तक नहीं चल पाया दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे की कहानी देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है कश्मीर और मिथिला में दोस्तों। असल में होता क्या दोस्तों कि 1350 के करीब में दोस्तों कश्मीर में आपको शाहमीर डायनेस्टी अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती है और शाहमीर वहाँ का राजा भी बन जाता है। और आपको यहाँ पे क्या होता है कि 1350 के करीब में आपको शमसुद्दीन इलियास था, जो कि आपको बंगाल को एक करता है, आपको लखनौती, आपको नदिया और आपको सुनार गांव सबको एक करता है। और इस सबको एक करने के बाद वो करता क्या है, मिथिला पे भी आक्रमण करता है। और मिथिला पे आक्रमण करने के बाद वो करता क्या है कि मिथिला के राजा को हरा करके वो अपना यहाँ पे रूल इस्टेब्लिशमेंट कर लेता है। तो मिथिला का राजा को रूल इस्टेब्लिशमेंट कर लेता है, फिर उसको फिर बाद में पता चलता क्या है कि यहाँ पे रूल करना बहुत मुश्किल है, अगर यहाँ पे रूल करेंगे तो बंगाल भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो वो करता क्या है कि जो आपको ओनिया डायनेस्टी हुआ करती थी मिथिला में, जो कि मैथिली ब्राह्मण डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके साथ संधि करता है। और संधि करने के बाद क्या है, आपको जो कि बूढ़ी गंडक के नीचे का क्षेत्र पड़ता है वो क्षेत्र आपको दे देता है, आपको मिथिला के मतलब आप अपने पास रखता है, और बूढ़ी गंडक के ऊपर का क्षेत्र आपको मिथिला का राजा को दे देता है। ठीक है, मतलब आपको समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर का आधा पार्ट, आपको ईस्ट चंपारण का आधा पार्ट और आपको बेतिया के आधा मतलब वेस्ट चंपारण के आधा पार्ट तक आपको इस्लामिक रूल इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है दोस्तों। और आपको हाजीपुर और समस्तीपुर उसी के नाम पे दोस्तों पड़ा हुआ है। और आपको अपर पार्ट में दोस्तों अभी भी आपको हिंदू रूल थी, आपको ओनिया डायनेस्टी करके। और कश्मीर में क्या होता है कि शाहमीर डायनेस्टी इस्टेब्लिशमेंट के बाद जब रिंचन की डायनेस्टी खत्म होती तो इस शाहमीर डायनेस्टी इस्टेब्लिशमेंट के बाद वहाँ पे होता क्या है कि पूरी तरीके से इस्लामिक रूल धीरे धीरे करके आना स्टार्ट होता है। कई राजाओं ने दोस्तों अपनी आस्था सैविज्म के प्रति दिखाया है इस्लाम होने के बाद भी, लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों वो करते क्या है कि इस्लाम की ओर पूरी तरीके से कश्मीर बढ़ चुका होता है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि शाहमीर डायनेस्टी में हिंदुओं को तो तरजीह दी गई थी, लेकिन हिंदुओं का तरजीह धीरे धीरे करके शाहमीर डायनेस्टी में दोस्तों खत्म भी होने लगा था, ये भी बात हकीकत है। उस समय उतना फोर्सेबली कन्वर्जन नहीं हुआ। फोर्सेबली कन्वर्जन तब स्टार्ट हुआ जब हमदानी नाम का आदमी आ चुका था, सिकंदर था बुतकसन के टाइम पे दोस्तों। हमने देखा कि मिथिला का एरिया घट गया और कश्मीर का भी एरिया दोस्तों एरिया नहीं घटा, कश्मीर में एक स्ट्रॉन्ग रूल शाहमीर डायनेस्टी के रूप में आ चुका था दोस्तों। कश्मीर में आपको शाहमीर डायनेस्टी और आपको रिंचन से पहले लोहारा डायनेस्टी हुआ करता था 1003 से 1320 तक, जो कि आपको वहाँ के लोकल रूल हुआ करता था। और ये लोग आपको कहा जाए तो हिंदू हुआ करते थे, और यहाँ का 1320 में ये खत्म हो गई थी तो पूरी तरीके से। और मिथिला में आपको 1097 से लेकर करके 1325 तक आपको थोड़ा सा आंकड़ा गलत है, शायद 997 तक होता है, 100 साल पहले का मैटर है। तो वहाँ से लेकर 1325 तक आपको कन्नड़ डायनेस्टी था, जो कि आपको हिंदू रूल था। और इसने डायनेस्टी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक दिया। इन लोगों ने आपको जब गयासुद्दीन तुगलक आपको नालंदा जीता, आपको भागलपुर जीता, उसके बाद आपको बंगाल जीत लिया। बंगाल एक दिन में दोस्तों पूरा बंगाल पे और आपको पूरा बिहार साइड में सत्ता इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया था मुसलमानों का। उन लोग धीरे धीरे करके आराम से सत्ता इस्टेब्लिशमेंट किए। तो उन लोग करते क्या थे, धीरे धीरे करके अटैक किया करते थे और आपको ट्रिब्यूट लिया करते थे दोस्तों। उनका रूल इस्टेब्लिशमेंट का कभी भी मतलब मन नहीं था। गयासुद्दीन इबाज करके एक आदमी था, जो कि दोस्तों आपको बंगाल का गवर्नर हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के अंदर। उसने आपको पूर्णिया के क्षेत्र को, आपको सहरसा के क्षेत्र को, सुपौल के क्षेत्र को, आपको जो कि आपको ईस्टर्न मिथिला है उस क्षेत्र को
अपने सत्ता के अंदर मिला लिया था आपको बंगाल सल्तनत के अंदर, और आपको वेस्टर्न मिथिला हमेशा दोस्तों हिंदू रूल के अंदर रहा था दोस्तों। अब हिंदू रूल के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो रहा, लेकिन 1320 में दोस्तों आपको पता है कि कन्नाड डायनेस्टी के लोगों ने 1303 के करीब आपको अलाउद्दीन खिलजी को मदद किया था चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में, उनको हाथी प्रोवाइड कराया था। आपको हाथी लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है वाल्मीकि नगर के क्षेत्रों में, चितवन के क्षेत्र में दोस्तों। इस समय ये लोग आपको मिथिला के राजा के अंदर ही आया करता था दोस्तों। कश्मीर में आपको लोहार डायनेस्टी ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किया, उन लोगों ने काफ़ी आपको मतलब आक्रमण को फेस किया, और उन्होंने आक्रमण को अपने आप को कश्मीर को डिफेंड किया। और आपको भी पता होना चाहिए कि जो आपको 1003 से 1320 में बीच जो लोहार डायनेस्टी है, उसने मोहम्मद गोरी और आपको पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई में उन लोगों ने आपको पृथ्वीराज चौहान का साथ ना दे करके मोहम्मद गोरी का साथ दिया। तो वो लोग सोचते होंगे कि आपको चौहान तो दूर रहता है और आपको मोहम्मद गोरी बगल में रहता है, तो उसका साथ देने में दोस्तों फायदा है दोस्तों। पंजाब पहले एक क्षेत्र नहीं हुआ करता था, पंजाब क्षेत्रों को आप समझ सकते हैं आप, एक मुल्तान, लाहौर और आपको भटिंडा, करनाल, इस तरह के क्षेत्र हुआ करते थे दोस्तों। कश्मीर का भी ज्योग्राफी चारों साइड से उसको घिरा हुआ है, जो कि उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ करता है दोस्तों। अब हम जानते हैं आगे की कहानी कि 1350 के बाद तो आप समझ चुके हैं कश्मीर में शामिल डायनेस्टी एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, और यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आपको नॉर्दर्न मिथिला में आपको जो कि आपको बूढ़ी गंडक के ऊपर का क्षेत्र है, वहाँ पे आपको उनिया डायनेस्टी एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है दोस्तों। 1350 में शमसुद्दीन इलियास का अटैक करता है, भी हम जान चुके हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कहानी आगे की कि जब आपको 14वीं शताब्दी में क्या स्थिति हुआ, 1400 में क्या स्थिति हुआ दोस्तों। 1400 में स्थिति हुआ कि कश्मीर और मिथिला में दोस्तों पूरा सिचुएशन बदल चुका था, क्योंकि कश्मीर में सिकंदर था, बदकसर नाम का आदमी बन चुका था, जो कि हमदानी के इन्फ्लुएंस में, और आपको वहाँ के सुहा भट्ट के जो कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसके इन्फ्लुएंस में इन लोगों ने किया क्या कि कश्मीर की जनता को, जो कि हिंदू हुआ करती थी और बाकी जो और आपको ब्राह्मण हुआ करते थे, उनको काफ़ी तंग करना स्टार्ट किया। इन लोगों ने किया क्या कि उन पे टैक्सेस लगा दिए, उनके क्रीमेशन पे दोस्तों दिक्कत कर दिया, मंदिरें तोड़ दिए गए, और यहाँ तक कि दोस्तों जो कि सूर्य मंदिर है आपको उसको भी तोड़ दिया गया। तो सिकंदर शाह बदकशन के टाइम पे आपको बुतकुशन करके कुछ नाम होता है, मूर्ति तोड़ने वाला कहते हैं, उसके टाइम पे दोस्तों कश्मीर में पूरी तरीके से दोस्तों कन्वर्जन चालू हो चुका था। और कश्मीर में दोस्तों कन्वर्जन इतना चालू हो चुका था कि बहुत सारे ब्राह्मण्स लोग आपको कन्वर्ट हो गए थे, और सुहा भट्ट ने दोस्तों बहुत सारे ब्राह्मण्स को भी दोस्तों कन्वर्ट करने में वो सबसे आगे हुआ करता था, हमदानी, सुहा भट्ट और आपको सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह का बेटा तो दोस्तों बहुत अच्छा हुआ करता था, जैनुल अलाब्दीन, और वो करता क्या था कि दोस्तों कश्मीर पंडित को बसाया, आपको संस्कृत एजुकेशन को बसाया, और उसने वहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स को बसाया, और उसने किया क्या कि आपको कश्मीर को वापस आपको पुरानी आपको लोहार डायनेस्टी के टाइम में जो कश्मीर का स्वर्णिम काल सिकंदर शाह के बेटा के टाइम में दोस्तों कहते हैं, जिसका नाम था जैनब लाब्दीन करके कुछ नाम था दोस्तों। उसके बाद हुआ कि 1400 में दोस्तों आपको शिवसीमा, जो कि कश्मीर मिथिला में राजा हुआ करते थे, उस शिवसीमा के साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या थी कि शिवसीमा आपको दिल्ली की मतलब इस सत्ता को नहीं मानते थे, वो अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और तब शिवसीमा के साथ दिक्कत क्या था कि उनके समय में जौनपुर हुआ करता था, जो कि आपको पश्चिम में था जौनपुर सल्तनत, और जो कि आपको दक्षिण में भी था, और पूरब में बंगाल था। तो बंगाल में दोस्तों राजा गणेश ने भी आपको हिंदू रूल इस्टेब्लिशमेंट कर चुके थे आपको बंगाल में। तो राजा गणेश और शिवसीमा काफ़ी दोस्त हुआ करते थे, दोनों ब्राह्मण्स हुआ करते थे, और शिवसीमा और राजा गणेश ने आपको इस्लामिक रूल के खिलाफ मतलब इस्लामिक रूल के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया दोस्तों। इस्लामिक रूल के खिलाफ आपको बंगाल के साइड में दोस्तों पहले से लड़ाई छिड़ा हुआ था। ऐसा बात नहीं है कि दोस्तों एक ही दिन में पूरा बंगाल से आपको बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद ही दोस्तों पूरा खत्म हो गया, पूरा हिंदू रूल खत्म हो गया, नहीं। आपको देव डायनेस्टी था, आपको गौर गोविंद था, आपको सिलहट का, आपको दक्षिणी बंगाल में भी दोस्तों रूल हुआ करता था। ऐसा बात नहीं दोस्तों कि आपको पूरी तरीके से हिंदू रूल वहाँ पे खत्म हो चुका था। तो छोटे छोटे आपको हिंदू सामंत हुआ करते थे, आपको शाहजलाल करके भी हुआ करते थे। सूफी संत लोगों ने आपको बंगाल में इस्लाम फैलाने में काफ़ी एक अहम योगदान दिया दोस्तों। यहाँ पे क्या था कि आप शिवसीमा ने आपको जौनपुर सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ा, गणेश के साथ उनका जब अलायंस हुआ करता था तो आपको जौनपुर को बुरी तरीके से हरा दिया करते थे। लेकिन जैसे ही गणेश के साथ उनका अलायंस खत्म हुआ तो आपको जौनपुर सल्तनत ने उनको हराने में मतलब ईजिली हरा दिया दोस्तों। एक युद्ध में वो गायब भी हो गए थे। आपको जो कि शिवसीमा के साथ सबसे बड़ी खास बात क्या है कि उनके साथ विद्यापति नाम के एक विद्वान कवि हुआ करते थे, और आपको मतलब राजनीतिक भी हुआ करते थे। उन लोगों ने दोस्तों आपको इस डायनेस्टी को बचाए रखा और इस डायनेस्टी को दोस्तों फैलाने में दोस्तों काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। शिवसीमा प्रो हिंदू हुआ करते थे और आपको सिकंदर शाह टोटली एंटी हिंदू हुआ करता था दोस्तों। अब अगर 1400 के बाद की कहानी देखा जाए तो दोस्तों कश्मीर में शामिल डायनेस्टी दोस्तों कमजोर होने लगा था,
और वो बाहरी आक्रमण से दोस्तों नहीं लड़ पा रहा था। और दोस्तों कश्मीर में आपको हिंदू धीरे धीरे करके माइनॉरिटी होना स्टार्ट हो चुके थे। आपको मिथिला में क्या था, मिथिला में भी दोस्तों आपको उनिया डायनेस्टी पूरी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे करके कमजोर होना चालू हो चुका था। उनिया डायनेस्टी दोस्तों कमजोर होता है दोस्तों आपको 1500 के करीब में, तो उससे काफ़ी छोटे छोटे डायनेस्टी इमर्ज हो चुके थे। आपको ऊपर में देखिएगा तो एक मकवानपुर हो गया था इमर्ज, जो कि आपको मध्य प्रोविंस के क्षेत्र में है, जो कि आपको मकवानपुर आपको पृथ्वी नारायण जो राजा हुआ करते थे आपको वहाँ के नेपाल के, उनके आक्रमण तक रहा था, मतलब 1780 के करीब तक रहा था। तो उसके बाद हुआ कि मकवानपुर स्टेब्लिशमेंट हो गया आपको मध्य प्रोविंस में, चंपारण के क्षेत्र में आपको उनिया डायनेस्टी काफ़ी कमजोर हो गई और वहाँ पे दोस्तों छोटे छोटे सामंत स्टेब्लिशमेंट हो चुके थे, जो कि बाद में दोस्तों बेतिया राज करके रूप में जाने गए। और बेतिया राज लोग अपना कनेक्शन दिखाते हैं उनिया डायनेस्टी के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि आपको बंगाल के शासक नसरत शाह ने अटैक कर दिया मिथिला पे, और मिथिला पे अटैक करने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि मिथिला को पूरी तरीके से आपको इस्लामिक रूल के अंदर ला दिया। और इस्लामिक रूल के अंदर लाने के बाद आपको अपने रिश्तेदारों को हाजीपुर और आपको दरभंगा दोनों में बैठा दिया गया, और आपको यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनकी हत्या कर दी गई आपको बंगाल सल्तनत के राजा के द्वारा। दोस्तों कश्मीर में भी और मिथिला में भी दोस्तों अनार्की का पीरियड माना जाता है आपको 1525 से लेकर के 1775 तक के पीरियड तक, मतलब आपको शाहमीरी डायनेस्टी के फॉल से लेकर के आपको मुगल एम्पायर के तक आने तक जो पीरियड है आपको कश्मीर में, उसको एनार्की का पीरियड कहा जाता है। और आपको मिथिला में क्या है, मिथिला में भी आपको एनार्की का पीरियड कहा जाता है। आपको बंगाल सल्तनत का रूल मतलब उनिया डायनेस्टी के फॉल से लेकर के आपको मुगल के पीरियड तक के बीच में दोस्तों आपको 1561 से लेकर 1589 के बीच में आपको छोटे समय तक के लिए चक डायनेस्टी इमर्ज हुई दोस्तों, जो कि शिया डायनेस्टी थी। और दोस्तों उनका सुन्नियों के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। और चक लोग आपको लोग कहते हैं कि बल्तिस्तान के क्षेत्र से दोस्तों ये लोग आए हुए थे। और मिथिला में क्या हुआ कि मिथिला में हुआ एक क्या कि एनार्की का पीरियड था दोस्तों। मिथिला काफ़ी भागों में बट चुका था और मिथिला में दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों अफगान रूल हुआ करता था। और आपको चंपारण और मकवानपुर के क्षेत्रों में दोस्तों छोटे छोटे हिंदू सामंत इस्टेब्लिशमेंट हो चुके थे। जो को लोअर क्षेत्र हुआ करता था आपको, जो कि बूढ़ी गंडक के नीचे का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको समस्तीपुर के क्षेत्र में नरहन स्टेट इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, जो कि आपको भूमिहार स्टेट के रूप में दोस्तों जाना जाता है, जिसके मैरिजेस रिलेशन रहे हुए हैं आपको बनारस के स्टेट के साथ। और आपको ये चैत सिंह के बाद बनारस स्टेट के राजा आपको इसी फैमिली से आते हैं, जो आते हैं आपको नरहन स्टेट के फैमिली से। दोस्तों मुगल रूल जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ कश्मीर में, तो कश्मीर में मुगल रूल इस्टेब्लिशमेंट के बाद दोस्तों उतना उनके कन्वर्जन का पे उतना तो नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे कन्वर्जन वहाँ पे होता गया। और मुगल रूल में दोस्तों कश्मीर ने काफ़ी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किया। मुगल रूल कश्मीर में आने के बाद हुआ क्या कि आपको गार्डन बनने लगे दोस्तों। कश्मीर में दोस्तों कई मुगल साम्राज्य भी आए, सुल्तान भी आए, और चक डायनेस्टी को पूरी तरीके से दोस्तों ख़त्म कर दिया गया था मुगल के द्वारा। और जो चक डायनेस्टी के आखिरी राजा थे उनको फिर बाद में मुगलों ने किया क्या कि वादा खिलाफी के नाम पे, क्योंकि वो पहली बार सिलेंडर कर चुके थे, वो मान चुके थे कि हम आपके अंदर रहेंगे, फिर बाद में वो पलट गए थे। तो उनको पलटने के बाद किया क्या कि वहाँ के राजा ने उनको उठा करके डाल दिया था आपको बिहार शरीफ के पास जेल में, जहाँ पे उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है दोस्तों कश्मीर के राजा की। और मिथिला में क्या हुआ कि आपको जो कंस नारायण जो कि राजा हुआ करते थे उनकी हत्या कर दी गई थी आपको बंगाल सल्तनत के राजा के द्वारा। दोस्तों मिथिला में आपको मुगलों ने काफ़ी तंग नहीं किया, और यहाँ पे दोस्तों मिथिला में मुगल को बस टैक्स चाहिए था और बस उनकी रूल को एक्सेप्टेंस मिल जाए, बस यही चाहिए था आपको। चंपारण के राजा आपको और आपको तो आपको मुगलों को काफ़ी मदद किए थे अफगान रूल इस्टेब्लिशमेंट उनको हटाने में। और मिथिला में दोस्तों महेश ठाकुर करके एक दरभंगा डायनेस्टी या खंडवा डायनेस्टी जिनको कहते हैं, उन लोगों का रूल इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और मकवानपुर पूरी तरीके से आपको अलग ही आपका हुआ करता था, उसको आपको इससे मतलब नहीं हुआ करता था। लेकिन आपको मकवानपुर में मुगलों ने आक्रमण भी किया था, उनके राजा को शुरुआत में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर बाद में मकवानपुर में हुआ क्या कि फिर बाद में उन लोगों ने अपना वापस हिंदू बन गए दोस्तों हमने देखा कि 1575 से लेकर 1764 तक कश्मीर में आपको मुगल रूल एक तरीके से रहा दोस्तों। और मिथिला में आपको ये मिथिला में रहा दोस्तों। और तो आपको कश्मीर में क्या है 1589 से लेकर 1760 तक आपको मुगल रूल रहा दोस्तों। और 1764 से लेकर 1947 के बीच में दोस्तों ब्रिटिश रूल रहा आपको मिथिला के क्षेत्र में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि आपको दीवानी राइट दे दिया गया था ब्रिटिश को बिहार, बंगाल,
उड़ीसा, झारखंड, इस तरह के क्षेत्र में दोस्तों। तो पूरी तरीके से दोस्तों आ चुके थे। छोटे समय तक दोस्तों मिथिला ने अपनी इंडिपेंडेंट के लिए लड़ाई भी लड़ा था आपको 1758 में कंदरपी घाट की लड़ाई में, जिसमें आपको दरभंगा के राजा ने आपको बंगाल के राजा को हरा दिया था। इसमें दिल्ली काफ़ी कमजोर हो चुका था। तो कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में दोस्तों 1760 से लेकर 1816 तक आपको अफगान रूल एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। अंतिम दिनों में दोस्तों कश्मीर में काफ़ी मतलब सिचुएशन खराब हो चुके थे। मुगल रूल तो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और मुगल रूल आपको एक तरह से माना जाए तो दिल्ली के पास ही के क्षेत्रों में था। बाकी छोटे छोटे गवर्नर ने अपने इंडिपेंडेंट रूल एस्टेब्लिशमेंट कर चुका था। और अफगान आपको रूल एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था आपको, क्योंकि अफगान के पास आपको जो कि दुरानी एम्पायर के सबसे अहमद शाह अब्दाली करके जो दुरानी एम्पायर के राजा थे, उन लोगों ने इस क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। अफगान पीरियड में आपको कश्मीर के जनता पूरी तरीके से मुस्लिम से पहले ही बन चुके थे, मुगल के काल में ही। अफगान के टाइम में भी दोस्तों कश्मीर की जनता पूरी तरीके से मुस्लिम बन गए, और मुस्लिम बनने के बाद क्या है कि वहाँ पे ब्राह्मण्स भी मुस्लिम अधिकतर बन चुके थे। और मिथिला में क्या हुआ आपको कि मिथिला अभी तक हिंदू रूल था आपको मुगल रूल के अंत के तक क्षेत्रों में। दोस्तों मिथिला में मुसलमानों ने उतना काफ़ी तंग नहीं किया दोस्तों। हाजीपुर के क्षेत्र में देखिएगा, समस्तीपुर के क्षेत्र में देखिएगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में देखिएगा, मुसलमान की आबादी काफ़ी कम है दोस्तों। लेकिन दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी में आपको मुसलमान की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। उसकी जहाँ पे मतलब इस्लामिक रूल रहा वहाँ पे मुसलमान की आबादी नहीं है, और जहाँ पे इस्लामिक रूल नहीं रहा वहाँ पे मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। इसके पीछे मुख्य कारण बस एक ही है, माइग्रेशन। अंग्रेजों ने क्या किया कि मिथिला में आपको जंगल की कटाई की, और जंगल की कटाई करने के बाद बहुत सारे लोगों को मिथिला के अपर पार्ट में बसाया, फेमाइन के बाद, आपको परमानेंट सेटलमेंट के बाद, और 1857 के बाद दोस्तों। और मिथिला में सबसे बड़ी बात क्या है कि मिथिला में आपको 1781 में एक लड़ाई हो गई थी आपको मगध के क्षेत्र में आपको, ठीक है। पूरा मगध डिस्टर्ब था, मुंगेर से लेकर के बनारस तक। तो इसमें क्या अंग्रेजों ने सोचा क्या कि इन लोग का आर्मी छीन लेते दोस्तों। तो क्या कि मिथिला में जो राजा हुआ करते थे उसकी अंग्रेजों ने आर्मी छीन ली थी, और आर्मी छीनने के बाद तो उनको टैक्स कलेक्शन का अधिकार दे दिया था। चंपारण के राजा को, आपको दरभंगा के राजा को, आपको हथुआ के राजा को, हथुआ आपको सारण के क्षेत्र में है, बनारस के राजा को, आपको टिकारी के राजा को, डुमराव के राजा को, सबको मतलब जागीरदार से जमींदार बना दिया था। मतलब फ्यूडल लॉर्ड से उनके पास बस एक आपको टैक्स कलेक्टर का अधिकार दे दिया था अंग्रेजों ने दोस्तों। अंग्रेजों ने 1793 में ये परमानेंट सेटलमेंट एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। अंग्रेजों ने आपको मिथिला के क्षेत्र को आपको कभी भी आपको आज़ाद करने की आज़ाद करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन आपको क्या हुआ कि जब अफगान पीरियड 1816 में खत्म होता था, 1816 से लेकर 1848 तक दोस्तों आपको सिख रूल होता है। सिख रूल के टाइम में ऐसे कई हुए हैं दावे कि आपको मुसलमानों के साथ तंग किया गया, मुसलमानों की जमा मस्जिद को क्लोज कर दिया गया, उनको काउ स्लॉटर पे बैन कर दिया गया। काउ स्लॉटर सिखों और हिंदुओं, बुद्धों के लिए और आपको जैनियों के लिए एक पवित्र चीज़ माना जाता है काउ, लेकिन मुसलमानों के लिए काउ स्लॉटर एक तरह से खराब, उसके लिए काउ स्लॉटर नॉर्मल चीज़ है। तो काउ स्लॉटर को बंद कर दिया गया, जुमा मस्जिद को बंद कर दिया गया, और दोस्तों मुसलमानों को काफ़ी तंग किया गया था दोस्तों। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिखों का आखिरी गवर्नर इफ्तिकार आपको मुस्लिम हुआ करते थे। 1848 के बाद क्या होगा, जब सिख अंपायर खत्म हुआ अंग्रेजों से लड़ाई में, एंग्लो सिख वार में, तो उसके बाद में अंग्रेजों ने वार इंडिमिटी ना चुका पाने के कारण कश्मीर को दोस्तों बेच दिया। तो कश्मीर को 75 लाख में डोगरा के राजा ने, जो कि गुलाब सिंह थे, उन्होंने खरीद लिया। और दोस्तों डोगरा डायनेस्टी आने के बाद कश्मीर में क्या हुआ कि कश्मीर के मतलब हिंदुओं को काफ़ी अच्छा था, आपको हिंदुओं को काफ़ी अच्छा हुआ, आपको मतलब सिखों को काफ़ी अच्छा हुआ। तो इन लोगों के लिए अच्छे दिन वापस आ चुके थे दोस्तों। एक बात आप और नोट कीजिए, आपको पता है मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको, जो कि कश्मीर का पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो वहाँ पर सिख की आबादी हिंदू से ज़्यादा है। मतलब ये लोग आपको एक्सटीरियर पार्ट में आपको सिख लोग रहा करते थे। और आप ये भी जान लीजिए, जो सिख आपको कश्मीर में गए वो आपको मेनली ब्राह्मण्स है, अधिकतर ब्राह्मण्स है। और आपको जो पंजाब के क्षेत्र में जो सिख है आपको, वो अधिकतर जाट है। और आपको जो कि आपको अरोड़ा लोग सिख के रूप में गए आपको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में दोस्तों, ठीक है। तो कश्मीर में दोस्तों हिंदू रूल तो आ चुका था, लेकिन आपको हिंदू रूल आने के बाद में कश्मीर की जनता आपको पूरी तरीके से मुसलमान बन चुकी थी। और आपको मिथिला में क्या था, मिथिला में आपको हिंदू रूल पहले भी था, और हिंदू रूल ब्रिटिश ने आपको उतना तंग नहीं किया दोस्तों। और आपको ब्रिटिश ने भी आपको कन्वर्जन पर उतना फोकस नहीं किया, बल्कि आपको अगर बात किया जाए तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का अगर कोई आपको, तो बेतिया के राजा ने प्रमोट किया था कि वहाँ के आपको फादर को, मतलब जो वहाँ पे हुआ करते थे चर्च के, उसको सपोर्ट किया था। आपको डोगरा के राजा ने भी आपको बारामूला में भी कुछ चर्चेस को सपोर्ट किया था। मतलब ब्रिटिश का और आपको बिहार में कन्वर्जन करने का कोई प्लान नहीं था, और आपको कश्मीर में भी कन्वर्जन का कोई प्लान नहीं था दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपने मेरा अब फोटो में देख रहे होंगे कि फोटो में आपको नवाज शरीफ का फोटो है। नवाज शरीफ भी दोस्तों कश्मीरी ब्राह्मण है। उन लोग के पूर्वज आपको अनंतनाग से आपको पंजाब गए, पंजाब के में अमृतसर गए, और अमृतसर से वो लोग किए क्या कि लाहौर की तरफ चले गए पार्टीशन से कुछ साल पहले। वो भी आपको कहा जाए तो कश्मीरी पंडित ही है। और
ब्राह्मण्स को हम मिथिला में हम भूमिहार और ब्राह्मण्स दोनों जोड़ रहे हैं दोस्तों। ब्राह्मण्स की आबादी आपको मिलनी आपको दिखेगी मिथिला में, इसलिए इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि मिथिला में ब्राह्मण्स का माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन ये हुआ कि आपको बंगाल में, आपको मगध में, आपको यूपी के क्षेत्र में, अब आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ब्राह्मण्स को तंग किया जाता था। तो तंग करने के बाद क्या है कि यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मण्स माइग्रेट कर जाया करते थे दोस्तों, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण एजुकेशन का सेंटर बन गया था आपको मिथिला। कश्मीर में 90% मुस्लिम हुआ करते थे 1941 के सेंसस के हिसाब से बात किया जाए तो। मिथिला में दोस्तों 15% के करीबी मुस्लिम हुआ करते थे 1941 के सेंसस के हिसाब से बात किया जाए तो दोस्तों। इसलिए जो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है दोस्तों कश्मीर में, पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम दोस्तों, पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम में कश्मीर आपको, मुजफ्फराबाद का क्षेत्र आपको पाकिस्तान को मिला, पूंछ का कुछ एरिया पाकिस्तान को मिला, बाकी कश्मीर का कुछ क्षेत्र आपको भारत के पास गया और किश्तवाड़, रंबन और दोदा भी आपको भारत के पास मिला। और मिथिला क्या हुआ आपको 1816 में जब लड़ाई होती है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ में आपको कुछ क्षेत्र आपको मध्य प्रोविंस के तौर पे आपको 9700 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आपको नेपाल के पास चला गया, बाकी पूरा मिथिला आपको भारत में मिला। और भारत में आपको बिल्कुल भी विवाद नहीं है मिथिला को लेकर के, मिथिला भारत का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन कश्मीर आपको विवादित क्षेत्र इसलिए बन गया भारत और पाकिस्तान के बीच में क्योंकि कश्मीर की जनता मुस्लिम हुआ करती थी और आपको राजा हिंदू हुआ करते थे। और कश्मीर में अभी तक क्लियर नहीं है कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है, भारत का साथ चाहती है या पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। मिथिला का पूरा कंफर्म है कि मिथिला पूरी तरीके से भारत के साथ रहना चाहती है दोस्तों। कश्मीर में आपको ब्राह्मण से पॉपुलेशन 5% के करीब हुआ करती थी, आपको आजादी के टाइम 4.95% आपको हिंदू हुआ करते थे। आपको मिथिला में ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, आपको कश्मीर से तो ज्यादा ही है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों उतना कन्वर्जन नहीं है दोस्तों, मिथिला के क्षेत्र में काफी माइग्रेशन है ब्राह्मण्स का। धन्यवाद दोस्तों। मिथिला के लोगों ने आपको मगध के क्षेत्र में भी रूल किया आपको, और आपको मिथिला के लोगों ने आपको झारखंड के क्षेत्र में भी रूल किया, और मिथिला के लोगों ने आपको माइग्रेट कर लिया असम के क्षेत्र में दोस्तों। और आपको उन लोगों ने आपको नेपाल के मध्य प्रोविंस में भी रूल किया, और आपको नेपाल की पॉलिटिक्स में भी काफी इन्फ्लुएंशियल है। और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के लोगों ने आपको पाकिस्तान के पंजाब में पहुंचे, और पाकिस्तान के पंजाब में पहुंचने के बाद उन लोगों ने काफी बड़े बड़े पद तक गए। पाकिस्तान के कई बार प्राइम मिनिस्टर भी कश्मीर के ब्राह्मण रह चुके हैं, और पाकिस्तान के कई बार फॉरेन मिनिस्टर, आपको वित्त मंत्री सब रह चुके हैं। पाकिस्तान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी आपको कश्मीर के ब्राह्मण रह चुके हैं दोस्तों। ये है कहानी कश्मीर और आपको मिथिला की। धन्यवाद।